बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.2। तो क्लास 18.2 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये बेस करती है वेरिएशन और उसकी टाइप्स पर, ठीक है ना, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी सी एक्सप्लेन किया है। तो अगर जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो मेरी वीडियो देखें और उसको समझें कि वेरिएशन बेसिकली है क्या और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके भी आप सारी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल मौजूद है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 18.2। 18.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्लास। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ वाई वेरीज डायरेक्टली। देखिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है डायरेक्टली। अगर ये इनवर्सली होता तो यहाँ पर इनवर्सली का वर्ड यूज होता है, ठीक है, डायरेक्टली एज एक्स, यानी कि जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे y कम होगा वैसे वैसे x कम होगा। डायरेक्टली मतलब ये, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एंड y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब ये जरा समझ लीजिए क्लास कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर कॉमा है, फाइंड से पहले पहले यहाँ तक हमें कहा गया है कि हम k की वैल्यू को फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ तक तो है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उससे आगे जो है फाइंड, फिर हमें y मालूम करना है और जो कि x की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम k फाइंड कर लेते हैं, और k फाइंड करना आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इफ y वेरीज डायरेक्टली, तो पहले आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। y वेरीज डायरेक्टली यानी कि y, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपके सामने है, ठीक है, x किसके, x के। अच्छा, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन को हटाना चाहें, क्योंकि ये इस साइन को जब तक ये लगा रहेगा हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना कोई इक्वेशन बना सकते। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना अपना आंसर। इक्वेशन बनाने के लिए जरूरी है कि हम इस साइन को हटाएं पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को। और साइन को हटाने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। जब हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो दो चीजें ऐड होती हैं, एक इक्वल टू और दूसरा के, ठीक है। ये जो k होगा आगे x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब भी हम इस साइन को हटाएंगे ये दो चीजें लाजमी आएंगी, इज इक्वल टू और k मतलब कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का इजाफा हम करते हैं जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं, तो उसके बदले में k लगता है। तो अब देख लीजिए, ये मेरी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब मुझे चूंकि यहां से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, k की फाइंड करनी है, तो k के साथ जो x लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, यहाँ ले जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी y से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा x, ठीक है। और यहाँ k सिंगल रह गया। अच्छा, अब जाहिर है कि हमने k की वैल्यू फाइंड करी है, और याद रखिएगा जिसको हम दिखाना चाह रहे होते हैं, हम यहाँ पर k को दिखाना चाह रहे हैं, k की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम k को कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर, और इसको राइट, बस इनकी जगह चेंज कर दें सिर्फ। ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगा, k आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और y चला जाएगा राइट साइड पे। k इज इक्वल टू y की क्या वैल्यू है 10 और x की वैल्यू है 3, ये x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये k की वैल्यू आ चुकी है, यानी जहां जहां हमारा k होगा हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, जिसमें हमने k को फाइंड कर लिया है, ठीक है। अगर हमें y की वैल्यू पूछी जाए तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर हमसे k पूछा जाए, k तो इसलिए निकाला है ताकि हम y या x जो भी निकालें तो हमारे पास k की वैल्यू मौजूद हो। अच्छा, अब यहाँ से जैसे हमने y की वैल्यू लिखी ना, y इज इक्वल टू के एक्स, कभी हमसे x की भी पूछी जा सकती है, तो हम इसको x में उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर के एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के नीचे जाकर के, ठीक है, इस तरीके से के यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई के नीचे जाके डिवाइड हो गया। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखें, सारी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है, वाई भी हमें निकाल लिया, एक्स भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। हर इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि के मौजूद है और के की वैल्यू अलग से भी हमने निकाल ली है। अब यहां तक तो मेरा काम हो गया है खत्म। आगे देखते हैं, फाइंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स। अब हमें वाई मालूम करना है किसकी सूरत में, एक्स की सूरत में, यानी वाई हमारा आना चाहिए लेकिन उसके अंदर एक्स मौजूद हो, एक्स नहीं रिमूव नहीं होना चाहिए एक्स। तो ठीक है, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, चूंकि उन्होंने वाई का पूछा है तो हम ये वाली इक्वेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां लिख दीजिएगा कंसीडर इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं हम, इक्वेशन 1, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू के एक्स जी। अब यहां पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन उसमें x भी आना चाहिए। तो क्या नहीं आना चाहिए, k नहीं आना चाहिए। उन्होंने k की कोई बात नहीं की कि k भी आना चाहिए, k नहीं आना चाहिए। तो उस सूरत में मैं यहाँ पर k की वैल्यू जो मैंने निकाली थी 10/3, वो मैं k की प्लेस में क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ। तो कर देते हैं, k किसके इक्वल है, 10/3 के, ठीक है। और x अपनी जगह पे वैसे ही लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ k की वैल्यू को पुट किया। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है कि जिसमें हमने y की वैल्यू निकाली है लेकिन इन टर्म ऑफ x, ये देखें इसमें x भी मौजूद है, ठीक है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखिएगा, ये भी सेम वैसे ही है। पहले तो आप इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जिस तरह से ये मैंने पहले क्वेश्चन में की थी। देखिए यहाँ तक तो हमारा काम हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में यही चलेगा जहां तक के की वैल्यू निकाली हुई है। उसके बाद जहां से फाइंड आपका लिखा ना, फाइंड, ये चेंज होते रहेंगे। कभी आपसे वाई पूछा जाएगा, कभी आपसे एक्स पूछा जाएगा, सिर्फ ये चेंज होगा। बाकी यहाँ तक आपका हर पार्ट में यही सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो मैंने मिटाया नहीं, उसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बता चुकी हूँ आपको। तो वाई पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपसे पूछ रहे हैं वाई व्हेन x इज इक्वल टू 6। अब आपको वाई मालूम करना है और x की वैल्यू में क्या पुट करना है हमने, 6। तो इक्वेशन हम यही वाली लेंगे, क्योंकि जब y पूछा जा रहा है तो यही इक्वेशन यूज होगी जब आपसे y पूछा जाएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन 1, जो कि कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो k की जगह पर हम k की वैल्यू रख देते हैं और x की वैल्यू आपके पार्ट में गिवन है। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/3। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और x की जगह पे मैं क्या रख दूंगी, 6। ये देख लीजिए इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पर कैंसिल हो सकता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। तो y की वैल्यू देखें मेरे पास क्या आ गई है, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि ये न्यूमिनेटर है, ये भी न्यूमिनेटर है। न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 10 × 2 = 20। अपॉन में 1 लिखा हुआ है, पता है आपको डिनोमिनेटर में हम 1 कभी भी नहीं लिखते। बस ये y की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पर आ गए हम लोग। देख लीजिए, पहले तो आप y मालूम कर रहे थे, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y गिवन हो। आपका y किसके इक्वल है, 15 के। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्लास, क्योंकि हमने जो इक्वेशन फाइंड की थी वो y के लिए फाइंड की थी, यानी हम अब तक जितनी वैल्यू निकाल रहे थे y की निकाल रहे थे। तो y यहाँ लेफ्ट पे हमारा सिंगल लिखा हुआ था, लेकिन अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। हम क्या करते हैं कि इसको x के इक्वल बिल्कुल बना सकते हैं। किस तरह से कि यहाँ पर x को सिंगल छोड़ दें और k को इधर ले जाएं। k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो ये x बजाय राइट पे लिखने के मैं लिख देती हूँ लेफ्ट पे, ठीक है। और k जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो y से उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में y और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे k। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
तो देखें y मेरे पास क्या गिवन है, y मेरे पास 15 है। कर देते हैं वैल्यू पुट y की जगह पे, y की जगह पे आ जाएगा 15, ठीक है। और k मेरे पास क्या है, अपॉन में k की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 10/3। अच्छा क्लास, अब जरा देखिएगा, ये आपका जो है ये न्यूमिनेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है 10/3, लेकिन जो देखिए डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो किस में है, फ्रैक्शन में है। तो पर न्यूमिनेटर को लिखा रहने दें और डिवाइड के बाद क्या लिखा हुआ है 10/3। तो हम देखिए डिवाइड के साइन को अपॉन में भी लगा सकते हैं और हम डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम डिवाइड का साइन लगा के यहाँ भी लिख सकते हैं 10/3। बात तो एक ही है, क्योंकि जब हम डिवाइड के साइन को हटाते हैं तो इधर वाली वैल्यू अपॉन में चली जाती है। तो अब मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड का साइन लगा दिया और जो वैल्यू मेरी डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी उसको मैंने 15 के पास लिख दिया। अब क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना इजी होगा तो हम डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। और जब कभी भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारी जो राइट वाली जो वैल्यू है 10/3 क्या हो जाती है, पलट जाती है। यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो मैं 3 को ऊपर ले आती हूँ और 10 को लिख देती हूँ नीचे, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, आप क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं, अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब मल्टीप्लाई का साइन है। डिवाइड के साइन में कैंसिलेशन नहीं होती है क्लास, पहले बता रहा हूँ। डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है तो फिर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब देखें ऐसा कोई टेबल है जिसमें 15 और 10 दोनों आते हो, यकीनन 5 का टेबल है, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ कर देती हूँ, ये देखिएगा अब मजीद कैंसिलेशन नहीं हो रही है। अच्छा क्लास, गलती से भी 3 से 3 कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी न्यूमिनेटर में है और ये भी न्यूमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में 2 है, हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं होता और ना ही डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो लिहाजा हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 3 सा 9 कर सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में डिनोमिनेटर में तो 2 लिखा हुआ है ही, ये देख लीजिए, ठीक है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन उस वक्त तक रहेगा जब तक कि यहाँ जो वैल्यू दी हुई है आपको, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है इस वेरिएबल की, जब तक ये 1 से डिवाइड नहीं होता। इन्वर्सली मैं आपको बताया था कि जब भी इन्वर्स की आप देखेंगे कि ये इन्वर्स दिया हुआ तो वो इधर वाला जो वेरिएबल है वो लाजमी 1 से डिवाइड हो रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t एंड v इज इक्वल टू 15 व्हेन t इज इक्वल टू 24। देखिए यहाँ तक कॉमे से पहले, फाइंड से पहले जो हमें वैल्यू दी हुई होती है उसमें हमें कहा जाता है कि हम k फाइंड करें, ठीक है। k फाइंड करने के बाद फिर हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। अब हमें इक्वेशन बतानी है जिसमें v और t दोनों आ रहे हो, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन जब भी बनती है जब हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लिखिएगा पहले, जी जो कुछ सवाल में गिवन है, हमें सबसे पहले क्या गिवन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू t। अब मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो साइन है ये मुझे हटाना है और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू। जब कभी भी ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है उसकी जगह पे आ जाता है इक्वल टू। और दूसरी चीज क्या आती है, k क्या हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो मेरे पास आ गई v की वैल्यू, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें चूंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू गिवन है v एंड t और हमसे कहा जा रहा है कि k फाइंड करें, तो हमें यहाँ से k फाइंड करना होगा। k फाइंड करने के लिए देखिए मेरे पास v भी गिवन है और t भी गिवन है, तो मैं v के प्लेस में v पुट कर देती हूँ। v किसके इक्वल है, 15 के, जबकि t किसके इक्वल है, 24 के।
अब देखें, चूंकि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है के की, तो के के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी 15 से 24 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ के सिंगल रह जाएगा। ठीक है, अब देखें ये अगर किसी एक टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तो हम कर देते हैं। किस टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, जिसमें 15 और 24 दोनों आता हो, 3 का टेबल। ठीक है, 3 के टेबल में 15 भी आता है और 24 भी आता है, तो हम इसे 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 3 8 ज़ा 24, ठीक है, 3 8 ज़ा 24। अब देखिए मेरे पास के की क्या वैल्यू आ गई। अब बजाय मैं के को राइट पे लिखने के मैं लेफ्ट पे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं वो लेफ्ट पर आ जाता है। तो के को राइट पे लिखने के बजाय मैं लिख देती हूँ लेफ्ट पर। के इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 5/8 के। न्यूमिनेटर में मेरा 5 है जबकि डिनोमिनेटर में 8। ठीक है, तो ये तो आ गई है मेरे पास के की वैल्यू। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, या अगर नहीं भी देना चाहे तो इट्स ओके, जो कि हमने वैल्यू तो फाइंड कर ली है ना के की, तो आपको नजर आ रही है कि के इसके इक्वल हो चुका है, वैसे ही मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब जरा देखिएगा, के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यहाँ तक हमारी सिचुएशन खत्म हो गई है क्वेश्चन की। यहाँ तक हमें फाइंड करना क्या फाइंड करने के लिए कहा गया था, के फाइंड करने के, तो के हम फाइंड कर चुके हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, द इक्वेशन कनेक्टिंग वी एंड टी। ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें वी एंड टी दोनों मौजूद हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, कंसीडर इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ पर वी भी है और टी भी है। ठीक है, कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को कंसीडर किया हमने, तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है देखें, v इज इक्वल टू के टी। अब चूंकि आंसर तो मुझे v और t की फॉर्म में लेकर आना है, तो v और t में कोई भी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं किसकी जगह पे वैल्यू रखूंगी, k की जगह पे, और k मेरा आ चुका है, वो क्या है 5/8। तो मैं रख देती हूँ k की प्लेस में वैल्यू 5/8। ठीक है, ये हो जाएगा t। बस यही पूछा था उन्होंने कि v की फॉर्म में आंसर लेकर आना है जिसमें t भी मौजूद हो, सिर्फ k की वैल्यू नहीं, k की वैल्यू हमने रखी है और हमारा आंसर v एंड t की फॉर्म में आ गया, दोनों वेरिएबल कनेक्ट है इसमें। ठीक है, बस यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड v आपको मालूम करना है जबकि t की वैल्यू गिवन है पार्ट में। ठीक है, तो अगेन देखें, जितने भी आपको नजर आ रहे हैं जिसमें वी, तो हम यही वाली इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, सब में यही इक्वेशन ली जाएगी, इक्वेशन 1, और के की जगह पे हम के की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम के तो निकाल ही चुके हैं। तो लिख लीजिए कंसीडर इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हमने ली, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, v इज इक्वल टू के टी। अच्छा, आप देखें आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, v तो आपको मालूम करना है, k भी आपको पता है और t भी आपको पता है। t भी उन्होंने दिया हुआ है 30 और k भी हम निकाल चुके हैं, दोनों वैल्यू को पुट कर दें। k की जगह मैं रख देती हूँ 5/8। ठीक है, और t की जगह वैल्यू क्या दी हुई है, 30। ठीक है, इस तरीके से हमने k और t की वैल्यू को पुट कर लिया है। अब हम निकालने जा रहे हैं v। अब देखें यहाँ पर क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है, अगर तो किसी टेबल से ये दोनों नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं तो आप कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा 5 से कैंसिल नहीं करना है। आपको पता लगा 5 बनता 5 और 5 6 30 कर दें तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमिनेटर है, ये भी न्यूमिनेटर है। और जैसे कि लास्ट पार्ट में भी आपको बता चुकी हूँ कि न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कभी भी कैंसिल नहीं होते, वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिल होने के लिए ज़रूरी है कि एक नंबर डिनोमिनेटर में हो, दूसरा न्यूमिनेटर में हो, तब कैंसिलेशन होती है। अब देखें यहाँ पर 2 का टेबल ऐसा है जिसमें कि ये दोनों नंबर आते हैं, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 15 ज़ा 30। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 15 और 4 दोनों आते हों,
ऐसा कोई भी टेबल नहीं है। तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में जो 4 लिखा हुआ है उसको लिखा रहने देंगे। तो 5 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा, कर देती हूँ आपको साइड पे, 5 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। 5 5 जा 25, 2 कैरी ऊपर, 5 बंदा 5 6 7, ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो मेरी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 75, यानी न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे 75 और डिनोमिनेटर में मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, बस यही मेरा आंसर आ गया। b हमें पूछा गया था और b हमने फाइंड कर लिया है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ आ गए हैं हम। देखिएगा क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड क्या करना है। देखिए आपको आखिर में लिखा है फाइंड, आपको t करना है। ठीक है, t फाइंड करना है और v की वैल्यू गिवन है 10। तो जाहिर है कि इक्वेशन तो हमारी यही है ना, इसी में से हम t भी निकालेंगे, इसी में से हम v भी निकालेंगे। ठीक है, तो वही आप इक्वेशन वही कंसीडर करेंगे हर क्वेश्चन में। कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लेंगे तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय t। लेकिन जब v की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, जब तो कोई मसला ही नहीं था ना, k की जगह पे k की वैल्यू रखी, t की जगह पे t की और v आ गया। लेकिन अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, t की। तो t को हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, यहाँ पर जो k है ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, t को सिंगल छोड़ दें ना, t को सिंगल छोड़ दें। जब t यहाँ सिंगल रह जाएगा, k को मैं उधर ले जाती हूँ, वो v से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देख लीजिए, v से k क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर t क्या रह गया, सिंगल रह गया। अब इस तरह से हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन t यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड पे लिखा हुआ है ना। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है, जैसे t फाइंड करना है, मैं उसको लेफ्ट पे कर देती हूँ, सिर्फ पोजीशन चेंज कर देती हूँ। किस तरह से, t मेरा आ जाएगा लेफ्ट पर और ये चला जाएगा राइट पर, v अपॉन k मेरा चला गया राइट पर। ठीक है ना, बस इतना कर दिया करें, जिस चीज को मालूम करना हो, जो हमें फाइंड करना हो, उसको लेफ्ट पे लिखा करें। राइट पे लिखा हो तब भी आप पोजीशन चेंज करते हैं, उसको लेफ्ट पे ले आए, दूसरी वैल्यू को राइट पे ले आए। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे t की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास v गिवन है और मेरे पास k भी गिवन है, तो मैं रख देती हूँ वैल्यू, v की जगह पे v को और t की जगह पे t को। v कितना है मेरे पास 10, तो मैं v की प्लेस में क्या लिखूंगी 10, जबकि k मुझे गिवन है 5/8। अच्छा, अब 5/8 को देखिए क्लास, चूंकि ये फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन जो है वो मुश्किल होती होगी आप लोगों को। तो जब डिनोमिनेटर में आ जाया करे ना फ्रैक्शन, तो उसका बेस्ट तरीका ये कि आप अपॉन ना लगाएं। ठीक है, आप डिवाइड का साइन लगा लें, उससे काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अपॉन जब लगाएंगे तो ये k हमारा होल नंबर में होता तब तो चले अपॉन चल, लेकिन अब k किस में है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जब भी कभी डिनोमिनेटर आए, आप उसको इस तरह से लिखें, डिवाइड की साइन, क्योंकि डिवाइड की साइन लगाएं या अपॉन लगाएं बात एक ही है, लेकिन इस तरह करने से काफी इजी हो जाता है। ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब हमें उसके बाद क्या करना होता है, हमें डिवाइड की साइन को चेंज करके उसे किस में करना होता है, मल्टीप्लाई में, ताकि मैं कैंसिलेशन कर सकूं। ठीक है ना, डिवाइड की साइन में कैंसिलेशन हो नहीं सकती, कैंसिलेशन करनी है तो डिवाइड को चेंज करना होगा किस में, मल्टीप्लाई में। तो जी ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये जो राइट वाली वैल्यू ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 8 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो कर देते हैं, देखें 8 बन गया न्यूमिनेटर और 5 बन गया डिनोमिनेटर। अब आप चाहें तो क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 10 हमारा न्यूमिनेटर में है, 5 हमारा डिनोमिनेटर में है, तो क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देख लें, दोनों न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। कभी ये मत कर दीजिएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, गलत हो जाएगा। ये भी न्यूमिनेटर है, ये भी न्यूमिनेटर है। ठीक है, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल नहीं होते, बार बार बता रही हूँ क्लास, ये मिस्टेक नहीं करनी है।
2 8 जा 16, बस अपॉन में 1 हम नहीं लगाते, ये बात आपको पता है। t की वैल्यू आ गई है मेरी 16, बस यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इफ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देखो उन्होंने खुद बना के दी है इक्वेशन, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली का वर्ड यूज नहीं करा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शन से ये साइन को वाजे कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एंड u की वैल्यू क्या है 4, v की वैल्यू क्या है 64। देखिए यहाँ पर तो इस तरह जहां तक कॉमा लगा होता है ना फाइंड से पहले यहां तक वो हमसे k पूछ रहे होते हैं कि आप k फाइंड करें। यहां तक की वैल्यू जो है वो k के लिए, जबकि आगे जो हम करेंगे तो फिर वो हमारा क्वेश्चन होगा, लेकिन पहले हम k फाइंड कर लेते हैं। लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जी हमें दी हुई है ये वाली इक्वेशन y u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये क्या है क्लास, यहां पर जो छोटा सा जो 3 लगा हुआ है इसका क्या मतलब है। देखिए जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ना, बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही हमारे पास क्यूब रूट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर लगाते नहीं, लेकिन क्यूब रूट में 3 जरूर आता है। ये हमारा कहलाता है क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स लगा हुआ है वो क्या है 3 है। और अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो स्क्वायर, पहली बात है स्क्वायर लगता नहीं, जब रूट पे कोई इंडेक्स मौजूद ना हो तो वो क्या होता है स्क्वायर होता है। लेकिन अभी मौजूद क्या है 3, तो ये हमारा क्या कहलाएगा क्यूब रूट। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के मुझे इक्वल टू में चेंज करना है, यानी इसको इक्वेशन फॉर्म में लेकर आना है। इक्वेशन फॉर्म जब भी बनती है जब इक्वल टू का साइन आए, तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। और इक्वल टू के साइन के साथ एक चीज और लगती है, वो होता है के, कांस्टेंट। 2 चीजें लगती हैं, एक इक्वल टू और एक के, और के यहाँ पर इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दीजिए, ये तो मेरी आ गई u की वैल्यू। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी हमें k नहीं मिला, हमसे k फाइंड करने को कहा जा रहा है। k अब निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, u की जगह पर u की वैल्यू को पुट करूंगी, v की जगह पे v की वैल्यू को पुट करूंगी, और मैं अपना k फाइंड कर लूंगी। तो u की जगह पे मैं क्या लिख देती हूँ 4, और v की प्लेस में हमारा आ जाएगा 64। इस तरह से है। ठीक है, जहां जहां u था u की जगह पे मैंने 4 रख दिया, ये देखिए क्वेश्चन में मौजूद है, और v मौजूद है 64, तो मैंने v की प्लेस में 64 लिख दिया, और इसके ऊपर छोटा सा 3 लगा हुआ, ये भी लगा दिया, तो ये बन गया क्यूब रूट। अब क्लास देखिए स्क्वायर रूट को सॉल्व करना तो आप लोगों को इजी लग रहा था, अब क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करना है। क्यूब रूट को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि आप 64 का लेंगे एलसीएम। ले लेते हैं एलसीएम 64 का। हमेशा स्टार्ट छोटे टेबल से क्या करें, 2 के टेबल से। तो देखें 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 का टेबल यूज होगा चूंकि लास्ट नंबर इवन है। 2 1 जा 2 और 1 कैरी इधर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 हुआ है, 3 नहीं आता 2 के टेबल में। जब मैंने इसको शिफ्ट किया 1 तो ये 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इस तरीके से देखें ये मैंने सारे एलसीएम के थ्रू सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं 64 के। अब मैं इन्हें क्यूब रूट के अंदर लाइन से लिखूंगी। हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 टूज। तो मैं यहाँ पर 6 टू पुट कर देती हूँ। कितने टू थे मेरे पास, 6 थे, और ये क्यूब रूट छोटा सा क्यूब आप लिखते रहे क्योंकि ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। अच्छा क्लास देखिए स्क्वायर रूट में हम 2 2 का पेयर बनाते थे, ऐसे ही था ना, जब हमें स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आना होता था तो हम पेयर बनाते थे 2 2 के नंबर्स, एक जैसे नंबर का पेयर बनाया 2 और बाहर लिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है क्यूब, हम अभी भी पेयर बनाएंगे लेकिन 2 2 के नहीं बल्कि 3 3 के, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। जोड़े होते हैं ना, एक 3 का जोड़ा, ये इस तरह से पेयर कह सकते हैं। लेकिन हम उसमें जोड़े में कितने लेंगे नंबर, अपने कितने फैक्टर लेंगे 3, एक जैसे। ये देखिए ये इसका 3 का एक जोड़ा बन गया,
या एक पेयर बन गया। इसी तरह से ये एक दूसरा पेयर बन गया। अब हम इसे रूट से बाहर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि 3 3 के पेयर हम बना चुके हैं। इनको रूट से बाहर ले आते हैं। देखिए 1 2 जब पेयर बाहर आएगा तो मेरे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं दूसरे 2 को बाहर लाऊंगी तो ये दूसरा 2 हो जाएगा। और याद रखिएगा रूट के अंदर बेशक जितने भी नंबर हो 1 2 3, लेकिन जब वो रूट से बाहर आते हैं पेयर बनने के बाद तो वो हमेशा सिंगल हो जाता है। ये 3 2 के बदले में 1 2 बाहर आ गया, यानी बाहर आने के बाद क्यूब रूट से बाहर आने के बाद ये सिंगल 2 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ये भी एक पेयर था मेरा, इसमें कितने 3 2 यूज हो रहे थे, लेकिन बाहर आने के बाद वो सिंगल 2 में। इस तरह से मेरे पास 2 पेयर है, एक पेयर ये, एक पेयर ये। हर पेयर का एक एक एलिमेंट आपने लिखना है बस, ठीक है। आप देखें यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा 2 2 4। वैल्यू मुझे किसकी फाइंड करनी थी, के की। तो के से ये क्या हो रहा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 को 4 के नीचे लिख दीजिए, ठीक है। ये देखें दोनों अपॉन में, डिनोमिनेटर में 4 आ गया और यहाँ पर मेरा सिंगल के रह गया। अब 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1, ठीक है। यहां तक तो हमने के फाइंड कर लिया है, ठीक है। अपनी इक्वेशन बनाकर हमने के फाइंड कर लिया है। अब हमें आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। अब हमें u फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल टू 216 एंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन u इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर दो चीजें, दो पार्ट को उन्होंने एक ही क्वेश्चन में कर दिया है। पहले आपको u फाइंड करना है जब आपको v गिवन हो, ये v की वैल्यू रख के u फाइंड कर लेंगे, और फिर आपको v फाइंड करना है और u की वैल्यू गिवन है। दो चीजें फाइंड करनी है इसमें बारी बारी। पहले आपसे u पूछा गया तो पहले u फाइंड कर लेते हैं। u फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ये रही, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिख देते हैं हम कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरी क्या है, u इज इक्वल टू k एंड क्यूब रूट v, इस तरह से, ठीक है। अब देखें u तो मुझे फाइंड करना है, वो तो लिखा हुआ है साइड पे। अलबत्ता v की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 216, तो मैं v की जगह पे क्या लिख सकती हूँ 216। और ये छोटा सा क्यूब रूट, आप इंडेक्स इसका 3 है वो हम लगाते रहेंगे। अच्छा बिल्कुल सेम जैसे आपने यहाँ पर पेयर बनाए थे 3 3 के जोड़े और बाहर ले लिए थे, सेम इसका भी हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद इसके भी हम 3 3 के पेयर बनाएंगे और जो जो रूट से बाहर आ सकता है उसको रूट से बाहर कर देंगे। 216 का एलसीएम ले लेते हैं हम। जाहिर है कि लास्ट नंबर इसका इवन है तो यकीनन ये 2 के टेबल में जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल से। तो देखें यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा क्लास जब ऐसी सिचुएशन हो ना 21 लिखा हो तो हम 3 नंबर जब लिखे कोशिश करें, अगर 2 नंबर ले सकते हैं तो 2 ले लें। मतलब यहाँ 21 है ना, तो हम 21 तो नहीं आएगा 2 के टेबल में, लेकिन 20 आ सकता है, ठीक है ना। तो 2 10 हम करेंगे डायरेक्ट 20। ये 21 में से 20 डिडक्ट हो गया, 2 10 20 और 1 शिफ्ट होगा 6 के पास, तो ये क्या बन गया 16 बन गया। यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16। इसी तरह से फिर हम 2 नंबर को कंसीडर करेंगे 10 आ सकता है बिल्कुल 2 के टेबल में। कैसे आएगा 2 5 10 एंड 2 4 8। इसी तरह से अगेन फिर 2 का टेबल, जब तक लास्ट नंबर हमारा इवन रहेगा वो 2 के टेबल से डिवाइड होता रहेगा, यानी वो नंबर 2 के टेबल में आता रहेगा। अब 5 तो नहीं आता ना 2 के टेबल में, लेकिन 5 से कम 4 आता है, तो 2 2 4 हो जाएगा। और चूंकि ये 5 था हमने क्या किया है 4, हमने 4 तक कैंसिल किया है, 2 2 4। अब 5 में से 1 कैरी किसके पास जाएगा 4 के पास, ये क्या हो जाएगा 14, तो 2 7 14 हो जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। उसी तरह से अब देखिए 27 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि अब हमारा लास्ट नंबर ऑड हो गया है। अब 27 यकीनन 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3।
अच्छा के, देखें यहाँ पर के की वैल्यू मैंने नहीं पुट की थी, मैं अब पुट कर रही हूँ, इसीलिए निकाला गया था के हम जब ये इक्वेशन फाइंड करें तो हम के की वैल्यू को रख सकें। यहाँ पर के किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, तो मैं के की जगह पे क्या रख सकती हूँ, 1। ठीक है, और ये देख लीजिएगा जितने भी मेरे पास एलसीएम में नंबर आए हैं वो सब के सब इस क्यूब रूट के अंदर आ जाएंगे। ये लीजिए, एक पेयर तो मेरा ये हो गया, 3 पेयर्स, 3 नंबर्स का पेयर, दूसरा ये 3 का पेयर्स हो गया, यहाँ भी 3 3 आ रहे हैं, तो इन दोनों के पेयर्स इजीली बन गए। अब इन दोनों को मैं रूट से बाहर ले सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि पेयर बन चुके हैं ना, पेयर बनने के बाद हम इन्हें रूट से बाहर ले सकते हैं, और बाहर आने के बाद ये सारा पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल 2 में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल 3 में। तो ले लेते हैं हम, ये रूट से बाहर आ गया, ये क्या बन गया, 2 बन गया सिर्फ। जब ये रूट से बाहर आ गया तो ये एक 3 बन गया। ठीक है, इस तरह से मैंने ब्रैकेट लगा दिया। जैसे जैसे रूट से बाहर आते हैं वो कितने भी हो अंदर पेयर, लेकिन बाहर आने के बाद वो सिंगल हो जाता है। 2 3 जा 6, जाहिर है 6 1 जा क्या होगा, 6 होगा। ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई है, u इज इक्वल टू 6, और यही हमसे पूछा गया था कि u वैन v इज इक्वल टू 216। आइए अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसमें साथ ही दूसरी वैल्यू का भी पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ v वैन u इज इक्वल टू 5। तो क्लास अब देखिएगा, पहले हमने u फाइंड किया जब हमें v की वैल्यू गिवन थी, वो आप देख चुके हैं, उसका आंसर 6 आ रहा था। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं द वैल्यू ऑफ v। अब v फाइंड करना है जबकि u हमें गिवन है। इक्वेशन हम यही वाली लेंगे, चाहे हमें u फाइंड करना हो या v फाइंड करना हो, इक्वेशन यही कंसीडर होगी। तो लिख लेते हैं कंसीडर इक्वेशन वन। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरी क्या गिवन है, u इज इक्वल टू के क्यूब रूट v। ठीक है, अब मुझे फाइंड लेकिन करना क्या है, अब v फाइंड करना है मुझे। ठीक है, और जबकि u मुझे दिया हुआ है 5, तो कैसे, अच्छा अब v जो है वो फाइंड तो हम करें, लेकिन v जो है वो क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है क्लास। अब कैसे हम क्या करें, किस तरीके से इसको क्यूब रूट से बाहर निकालें, तो जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे ये, अगर हमें क्यूब रूट को खत्म करना है तो हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। जब हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना होता था तो हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते थे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अभी हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा उससे। ये देखें, मैंने यहाँ भी होल क्यूब ले लिया, यानी इसकी पावर 3, और इस पूरे की जगह पर भी मैं क्या ले लूंगी, होल पावर 3 ले लूंगी। ठीक है, अच्छा अब इसको हम करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी क्यूब। ठीक है, और k तो रूट से बाहर है, लेकिन ये जो पावर हमारी क्यूब है ये दोनों पर अप्लाई होगी, k पर भी, जब k पर अप्लाई होगी तो k की पावर आ जाएगी 3, लेकिन जब ये इस पर अप्लाई होगी तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बस इसी को हटाने के लिए ये मैंने सारा काम किया। जैसे स्क्वायर को हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं, इसी तरह क्यूब को क्यूब रूट से भी हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ v रह गया, क्यूब रूट हट चुका है इसके ऊपर से, सिर्फ v रह गया। अब देखिए, u मेरा क्यूब की फॉर्म में, k मेरा क्यूब की फॉर्म में, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे v फाइंड करना है। ठीक है ना, v मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, पहले मैं u की और k की वैल्यू रख देती हूँ। देखिए u मेरे पास किसके इक्वल है, 5 के, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, तो हमने भी क्यूब लगा दिया। इसी तरह k की वैल्यू लिख देती हूँ, k मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो मैं यहाँ 1 k की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दूंगी, 1, 1 के ऊपर लगा दूंगी क्यूब। ठीक है, अब 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 5 से 25, एंड 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। ठीक है, ये हो जाएगा 125, जबकि 1 को तो 1 के ऊपर जो भी पावर हो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 दा 1 1 1 दा 1 1 1 दा 1, यानी 1 तो वही रहेगा। 1 के ऊपर से आप क्यूब वैसे भी रिमूव कर सकते हैं,
1 के ऊपर जो भी पावर हो आप उसको वैसे रिमूव कर दें, क्योंकि 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डायरेक्ट इसको लिख सकती हूँ v। देखिए मुझे क्या फाइंड करना था, v फाइंड करना था। v आ गया मेरे पास, v क्या है मेरे पास। अच्छा अब यहाँ पर देखें ये राइट पे लिखा हुआ है v, और मैंने आपसे कहा है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसे लेफ्ट पे ले आते हैं, बस इनकी पोजीशन चेंज कर दें। सिर्फ v को लेफ्ट पे लिख दें, 125 को राइट पे लिख दें। ये देखें ये मेरा लेफ्ट पर आ गया और ये मेरा राइट पर आ गया। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी जा रही थी, पहले आपसे u पूछा जा रहा था और फिर आपसे v पूछा जा रहा था। u की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और v की वैल्यू अब आई है, ठीक है। तो हम इसको लास्ट में क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, u कितना आया था, u हमारा आया था 6 आया था ना। u का आंसर इस तरीके से दीजिएगा, पहले हमने u फाइंड किया जो कि 6 आया और ये वैल्यू v हमने पुट की थी जब आया 6। इसी तरह से पहले फिर हमने v फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, जब हमें u की वैल्यू 5 दी थी। बस ये दो ही मेरे यहाँ पर आंसर आ चुके हैं, आप लिख दीजिएगा दिस इज द फाइनल आंसर। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इफ f वेरीज मतलब चेंज होना डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शन वो खुद बोल रहे हैं कि डायरेक्टली है, एज m क्यूब, जैसे जैसे m क्यूब चेंज होता है f उसके साथ साथ डायरेक्टली चेंज होता है। यानी m क्यूब में अगर कमी आती है तो उसमें भी कमी आएगी और ये बढ़ेगा तो f भी बढ़ेगा। When m इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू 81। देखिए यहाँ पर जहां तक कॉमा लगा होता है यहाँ पर हमें k फाइंड करने के लिए कहा जा रहा होता है, यानी हम k की वैल्यू फाइंड करें। उससे आगे जो हमारा फाइंड है वो हम इक्वेशन बनाने के बाद फाइंड करते हैं। तो अभी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए और हमें क्या चाहिए, k चाहिए। तो ये दोनों चीजें हम फाइंड कर लेते हैं। लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक f डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, m क्यूब के। तो हम लिख लेते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m क्यूब, ठीक है। अब चूंकि मुझे क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर इक्वल टू का साइन चाहिए, तो इक्वल टू का साइन लगाने के लिए मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाना होगा, ठीक है। तो मैं हटा देती हूँ। जब मैं साइन को हटाऊंगी तो इक्वल टू का साइन लगाऊंगी और इक्वल टू के साइन लगाने के बाद मुझे एक चीज का और इजाफा करना होता है और वो है k। अब k किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m क्यूब से। बस जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा ये दो चीजें लाजमी आएंगी, इज इक्वल टू एंड k, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा अब चूंकि मुझे यहाँ पर ये देखें ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने k पूछा है, m की और f की वैल्यू दे दी है और k पूछा, तो k तो अभी निकला ही नहीं हमारा। अब हम फाइंड करते हैं k। तो k फाइंड करने के लिए m क्यूब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, f के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये लें भाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर k सिंगल रह गया, ऐसा ही है ना। k की वैल्यू तकरीबन आ चुकी है, लेकिन अब हमें f और m की वैल्यू को पुट करना होगा जो कि यहाँ पर दी हुई है। m किसके इक्वल है, 3 के, जबकि f किसके इक्वल है, 81 के। तो ये हम पुट कर देते हैं। अब मैं k को लेफ्ट पे लिख सकती हूँ, चूंकि मुझे k ही तो फाइंड करना है, और k राइट पे नहीं लिखेंगे, k कहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट पर। और इसको मैं कर देती हूँ राइट पर, और राइट पर चेक करने के साथ साथ मैं इनकी वैल्यू भी लिख देती हूँ। f मुझे किसके इक्वल है, 81 के, जबकि m किसके इक्वल है, 3 के। और इक्वेशन में हमारे पास क्या लगा हुआ है, होल क्यूब, इसके नीचे मैं लगा देती हूँ होल क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखें क्या करेंगे। k इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में तो मेरा 81 है, वो तो 81 रहेगा। इसका हम क्यूब ले लेते हैं, यानी 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। 3 3 सा 9 नहीं कर दीजिएगा क्लास, कभी भी बेस पावर से मल्टीप्लाई नहीं होती। यहाँ पर हम 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, यानी 3 3 सा 9 एंड 9 3 सा 27, अपॉन में आ जाएगा 27। ये देखें ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है। k की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास इक्वेशन भी आ गई है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आगे कह रहे हैं फाइंड f फाइंड करना है मुझे। ये देखें मैंने f की इक्वेशन निकाली हुई है। व्हेन m इज इक्वल टू 5, तो वैल्यू को पुट करें और f मालूम कर लेते हैं।
मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। इसको के को चाहे तो आप 2 कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वरना वैल्यू तो आ ही चुकी है। ये इक्वेशन 1 मेरे पास क्या लिखी हुई है, एफ इज इक्वल टू के और एम क्यूब। और मुझे फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। के की जगह पे के की वैल्यू रखते हैं और एम की प्लेस में एम की वैल्यू रखते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो के की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, 81/27, यही दिया हुआ है मुझे के, और के की प्लेस में मैंने वैल्यू रख दी। एम क्या गिवन है मुझे, 5, तो मैं एम की जगह पे क्या रख दूंगी, 5, और चूंकि यहाँ पर होल क्यूब है तो हम 5 के ऊपर भी क्यूब लगा देंगे। ठीक है, आप जरा देखिएगा क्या करना है हमें। 81/27 तो एज इट इज लिखा रहेगा। अलबत्ता 5 को मैं क्या कर दूंगी, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 5 5 जा 25, एंड 25 को जब अगेन हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 125। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है आंसर, 125। आप देख लीजिएगा क्या कोई ऐसा टेबल है जिससे ये कैंसिल हो सके, 27 और ये कैंसिल हो जाए, नहीं हो सकते। 27 और 125 कभी भी एक टेबल में नहीं आ सकते, क्योंकि 27 बाहर ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में आता है या 9 के टेबल में आता है, तो ना ही 9 के टेबल में 125 आ सकता है और ना ही 3 के टेबल में 125 आ सकता है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी आप कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है ना, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, चाहे तो इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो देख लें, अब ये 2 नंबर किसी एक टेबल में आते हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 81 भी आता हो जिसमें 27 भी आता हो, तो हम ले लेते हैं 9 का टेबल। अगर हम इसे 9 के टेबल से कैंसिल करते हैं, यहाँ कर रही हूँ मैं कैंसिल क्लास, 81/27 मल्टीप्लाई बाय 125। 9 के टेबल का अगर मैं पढ़ती हूँ तो 9 के टेबल में दोनों आते हैं नंबर, 27 भी आता है और 81 भी आता है, लेकिन 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27। ठीक है, अगेन देखें 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो हम 3 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब डिनोमिनेटर में तो मेरा बचा है 1 और न्यूमिनेटर में क्या है 3, न्यूमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर 1 कभी भी नहीं लिखते हम। और 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 125 से, इस तरह से। ठीक है, अब 3 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 125 से। मैं कर देती हूँ आपके सामने, ये 125 लिखा और 3 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 कैरी ऊपर जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3। ये आ गया मेरा आंसर 375। यानी कि 3 को जब 125 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 375। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर हुआ ख़त्म, मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। यही आपसे पूछा गया था, एफ मालूम करना है, तो एफ हमने मालूम कर लिया है, यही हमारा आंसर होगा। तो क्लास ये उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन को सॉल्व करेंगे, वो भी आप जल्द से जल्द सीखेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस से ही बात बनती है, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मिस्टेक्स के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। अच्छा, तो क्लास अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगते हैं और मेरे समझाने का स्टाइल या टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर हैं और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें,
ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर हैं। और अगर नहीं भी क्लियर हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि पढ़ाने वाले की हौसला अफजाई होती है, इंकरेजमेंट मिलती है, और दूसरा उसकी नॉलेज में इजाफा होता रहता है कि कितने स्टूडेंट को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो फिर हम चलें दोबारा से उसको कंटिन्यू करेंगे, या मैं उसको अलग से मैसेज करके भी समझा सकती हूँ, जिस तरह भी आप, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करा करें ताकि नॉलेज फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, ठीक है ना। इसका सवाब आप ही को मिलेगा फिर, और नॉलेज भी आप ही का इजाफा होगा फिर, ये देख लीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि नॉलेज इनको फैलाओ, इनको जितना फैला सकते हैं फैलाएं। तो आप भी फैलाइए, इनको शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।